आपने यदि यूपीएससी पीवाईक्यू किया है तो आपने जीपीपी और एनपीपी के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये उत्पादकता होती है। अपनी पूरी पारिस्थितिकी का आधार क्या होता है? उत्पादकता ही तो आधार होता है। सभी पोषण स्तरों का आधार होता है, ये पूरी आहार श्रृंखला या आहार जाल का आधार होता है। तो अपन देखते हैं पारिस्थितिक उत्पादकता के बारे में। ये पीटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, तो अपन इसको अभी क्लियर करते हैं। देखो, उत्पादकता क्या होती है ये तो आपको पता ही है कि जो पारितंत्र में जैविक घटकों द्वारा जो जैव भार उत्पादन किया जाता है, यानी जो कोई भी जीव हो गया उसके द्वारा कितनी उत्पादन किया जा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? उत्पादकता बोलते हैं। तो उत्पादकता की परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी में जैविक घटकों द्वारा जैव भार के उत्पादन की दर। कोई जो भी जैविक घटक है ना, कोई भी XYZ कोई भी जैविक घटक है, उसके द्वारा जो जैव भार उत्पन्न किया जा रहा है उसकी दर कितनी है, उसको क्या बोलते हैं अपन? पारिस्थितिकी उत्पादकता। ये दो प्रकार की हो सकती है, यानी प्राथमिक उत्पादकता हो सकती है या द्वितीय उत्पादकता हो सकती है। प्राथमिक उत्पादकता कौन सी होगी? देखो, कुछ जो जैविक घटक होते हैं वो क्या करते हैं? सीधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना, उत्पादन करते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे? जो सीधे प्रकाश संश्लेषण से उत्पादन कर रहे हैं उनको प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे हुए, वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण करेंगे, यानी अपनी उत्पादकता वगैरह तैयार करेंगे। ये है प्राथमिक उत्पादकता। आपको मैंने ऊर्जा का नियम समझाया था, उसमें 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर में हस्तांतरित होती है और बाकी की जो 90% ऊर्जा होती है वो उस जीव के विकास में खर्च हो जाती है। तो अब जब ये प्राथमिक उत्पादकता ये जब अपना उत्पादन करेगा या भोजन का निर्माण करेगा, तब इसमें शोषण के द्वारा या अन्य में भी तो ऊर्जा खर्च होगी ना। मान लो 100% ऊर्जा का निर्माण किया, 100% में जब इसका निर्माण कर रहा था उसमें 10% ऊर्जा खर्च हो गई, तो इसमें कुल कितनी ऊर्जा इसकी बची? 90%। यानी इसने 100% ऊर्जा का निर्माण किया था, लेकिन उसमें से 10% ऊर्जा ये ऊर्जा निर्माण के अंदर ही खर्च हो गई, तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी बची? 90 ऊर्जा। तो ये जो 90% ऊर्जा होती है ये कुल प्राथमिक उत्पादकता होती है, यानी ये नेट होती है, नेट उत्पादकता होती है। इसको बोलते हैं NPP। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके जो उत्पादकता करते हैं उसको बोलते हैं अपन प्राथमिक उत्पादकता। कितने प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया जाता है? जो पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण प्राप्त हो रहा है उसका 2 से 10% मात्रा ही उत्पादन में काम में ली जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न जितनी भी ऊर्जा प्राप्त करके जिसने जो उत्पादकता की है, मान लो वो 100 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सकल प्राथमिक उत्पादकता, यानी GPP। ये कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पादन होता है वो कौन सा होता है? वनस्पति द्वारा जो जैव भार का उत्पादन किया जाता है ना, वही तो होता है ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा केवल वनस्पति वगैरह ही तो जैव भार उत्पन्न करती हैं। अब इसके निर्माण में इनकी ऊर्जा भी तो खर्च होगी ना, तो मान लो वो ऊर्जा खर्च हो गई 10%, तो कुल कितनी जो नेट जो ऊर्जा बचेगी वो कितनी बचेगी? 90, क्योंकि 10% तो इन्होंने खर्च कर दी है। तो जो 90 बची ना उसको बोलते हैं NPP, यानी कुल जितनी GNP थी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता थी, उसमें से शोषण में जो खर्च ऊर्जा हो गई उसको जब हटा देते हैं तो NPP बचता है, यानी कुल प्राथमिक उत्पादकता। GPP और NPP का संबंध समझ में आया कि GPP तो क्या है? जो सीधा प्रकाश संश्लेषण के उपयोग से कुल जो भी जितना भी निर्माण किया जा रहा है वो होता है GPP। उसमें से जब शोषण में जो ऊर्जा खर्च हो गई उसको निकाल देते हैं तो होता है NPP। अच्छा, प्राथमिक उत्पादकता तो प्रकाश संश्लेषण से होती है, लेकिन जो द्वितीय उत्पादकता होती है वो क्या होती है? देखो, द्वितीय उत्पादकता होती है कि जो प्रकाश संश्लेषण के अलावा जो बाकी जो और भी तो जीव वगैरह है ना, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, द्वितीय उपभोक्ता हुआ, जब ये उपभोक्ता अपने लिए ऊर्जा का संचय करते हैं, अपने लिए जो ऊर्जा का संचय करेंगे, इसको बोलते हैं द्वितीय उत्पादकता। ये कोई निर्माण थोड़ी कर रहे हैं, तो संचय तो कर रहे हैं ना। तो उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिस दर पर संचय करता है उसको बोलते हैं द्वितीय उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता समझ में आई, द्वितीय उत्पादकता समझ में आ गई। अब देखते हैं उत्पादकता का क्रम। तो उत्पादकता का घटता क्रम, यानी जो उत्पादक होगा, जितना भी कुल कितना उत्पादक हो रहा है, कि कोई भी जैसे वर्षावन है उसमें उत्पादन कितना होता है, उत्पादक कितना होता है। जैसे वनस्पति का जैव भार कितना उत्पादन कर देती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, क्योंकि वर्षावनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, वहाँ पर घने वर्षावन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो उत्पादकता होती है सर्वाधिक होती है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है,
वर्षा वनों की तुलना में कम वहाँ पर उत्पादकता पाई जाती है। तो दूसरे नंबर पर शीतोष्ण कटिबंध वन आ गए। तीसरे नंबर पर जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे उत्तरी ध्रुवों की तरफ, तो प्रकाश संश्लेषण भी कम प्राप्त होने लग जाएगा, वहाँ की जलवायु थोड़ी चरम जलवायु पाई जाएगी। तो धीरे धीरे जितनी अधिक चरम जलवायु पाई जाएगी, यानी अधिक तापमान या अधिक ठंड पाई जाएगी, तो वहाँ पर जो उत्पादन होता है तो वो उत्पादकता कम होती है। तो टेगा पर इससे कम होती है। ये क्रम ध्यान रखना है ना, वर्षावन के बाद शीतोष्ण कटिबंध वन, फिर टेगा, फिर उष्ण कटिबंध के घास मैदान, फिर टुंड्रा, और फिर सबसे लास्ट में मरुस्थल। मरुस्थल में क्यों? क्योंकि वहाँ पर उत्पादकता बहुत कम पाई जाती है ना, पूरा रेगिस्तान रहता है, मिट्टी मिट्टी। और लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से कैसे, जो जितना बड़ा क्षेत्र होगा उस पर उत्पादन उतना ही तो अधिक होगा ना, कुल उत्पादन होगा वो उतना ही तो अधिक होगा ना, जितना बड़ा क्षेत्र। तो पृथ्वी पर महासागर तो कितने प्रतिशत, 71% क्षेत्र पर महासागर है, तो इनका उत्पादन ज़्यादा होगा ना। उसके बाद है वर्षावन, उनका उत्पादन ज़्यादा होगा। फिर शीतोष्ण कटिबंध, टेगा, शीतोष्ण घास मैदान, फिर उष्ण घास मैदान। तो ये क्रम ध्यान रखना। देखो उत्पादकता का जो घटता क्रम है उसमें सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, लेकिन जो उत्पादन की दृष्टि से जब देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रखा है, तो वो है खुले महासागर, उसके बाद आते हैं वर्षावन। बाकी सारा क्रम वो का वही है सेम, कि वर्षावन के बाद शीतोष्ण, फिर टेगा, उष्ण घास मैदान, टुंड्रा और मरुस्थल वगैरह। तो ये हो गया अपना उत्पादकता, पारिस्थितिकी उत्पादकता, जिसमें अपनी प्राथमिक उत्पादकता देखी है, द्वितीय उत्पादकता देखी है, उत्पादकता का घटता क्रम और उत्पादन की दृष्टि से घटता क्रम, ये दोनों देखें। अब बात करते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमणता, जिसमें आपने पायनियर कम्युनिटी या न्यूडेशन के बारे में आपने सुना होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है उसके बारे में सुना होगा। तो इनको अपन देखते हैं। देखो पारिस्थितिक अनुक्रमणता क्या होती है, यानी जो क्षेत्र पर जो विकास हो रहा है जीवों का, क्रमिक विकास हो रहा है ना, अनुक्रमणता है ना, तो यानी लगातार विकास जो हो रहा है ना, उसको अपन बोलते हैं अनुक्रमणता, पारिस्थितिक अनुक्रमणता। यानी जैविकों का क्रमिक प्रक्रिया द्वारा विकास हो रहा है, जैविक घटकों की संरचना में जो परिवर्तन होता जा रहा है। प्राथमिक अनुक्रमणता क्या होगी? देखो सबसे पहले जो जीवों का विकास होगा, कोई किसी क्षेत्र पर मान लो कि लावा के द्वारा वो बंजर भूमि उत्पन्न हुई है, तो इस बंजर भूमि के ऊपर जब उत्पादन होगा पहली बार, जीव का विकास होगा पहली बार, उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक बोलेंगे ना, पहली बार हो रहा है। यदि ये जीव नष्ट हो गया, इसके बाद दोबारा कोई जीव उत्पन्न हो रहा है इसके स्थान पे, वो द्वितीय होगा, सेकेंडरी होगा वो। तो यही है प्राथमिक अनुक्रमणता क्या होती है? पहली बार जो जीव का विकास होता है। द्वितीय अनुक्रमणता क्या होती है? पहली बार जीव के नष्ट होने के पश्चात जो दोबारा विकास हो रहा है ना, उसको बोलते हैं द्वितीय अनुक्रमणता। आपने राजस्थान से हो तो आपने पायनियर बाजरा के बारे में सुना होगा। तो जो पायनियर बाजरा है उसके बारे में उसकी कंपनी ऐड में बोलती है कि बंजर भूमि पर भी उग सकता है। तो पायनियर बाजरा से ध्यान रखना जी, जो पहली बार जो जीव का विकास होता है ना, यानी बंजर भूमि पर जो विकास होता है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। बाजरे की तरह, क्योंकि जो बाजरा है वो भी बंजर भूमि पर भी उग सकता है, तो इसी प्रकार पायनियर कम्युनिटी। तो बाजरे से ध्यान रखना, पायनियर बाजरा होता है, उसी प्रकार पायनियर कम्युनिटी होती है जो बंजर भूमि पर पहली बार जीव का विकास होता है। अनुक्रमणता के चरण कौन कौन से हैं? देखो अनुक्रमणता यानी किसी क्षेत्र पर जीवों का जो विकास हो रहा है। तो देखो अपन एक समझते हैं, पहले कहानी के द्वारा समझते हैं इसको। जो अंग्रेज थे, पहले जो अपना क्षेत्र था भारत, ये केवल अपने देसी लोगों से था, नए लोग यहाँ पर नहीं थे, कोई विदेशी लोग नहीं थे। अंग्रेज आए यहाँ पे, आगे सबसे पहले क्या किया उन्होंने? आके रहना शुरू करा, यानी माइग्रेशन किया, दूसरी जगह से आए थे ना माइग्रेशन करके। फिर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाई। जब इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, जैसे अपना जो कलकत्ता का फोर्ट वगैरह बनाया था, तो उसके बाद वहाँ के जो देसी राजा थे उनके साथ उनका युद्ध हुआ ना, तो यानी कॉलोनी बनाने के बाद उनका क्या हुआ? युद्ध हुआ। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा। तो मान लो उन्होंने फिर वहाँ पर जीत प्राप्त कर ली थी, तो अपनी कॉलोनी स्थापित हो गई। जब उन्होंने बक्सर का युद्ध किया और उनकी जीत हो गई, तो उनका क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा के बाद उनकी स्थापन हो गया। स्थापन के बाद वो वहाँ पर जैसे उन्होंने बक्सर का युद्ध में जीत गए, तो फिर वो 1771 से रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह लाना शुरू कर दिया, यानी अपने कानून बनाने लग गए, यानी जो आम जनता थी उसके साथ प्रतिक्रिया करने लग गए। और प्रतिक्रिया करने के बाद पूर्णतः रूप से वो स्थापित हो गए। तो इसी प्रकार
किसी भी क्षेत्र पर जो जीव का विकास होता है वो भी इसी तरह से होता है। देखो कैसे, सबसे पहले बंजर भूमि थी, बंजर भूमि क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। बंजर भूमि पर कोई दूसरा जीव आया और आक्रमण किया या वहाँ पर माइग्रेशन, प्रवसन किया। तो कौन कौन से होते हैं, कवक, लाइकेन और मोस होता है। जो आक्रमण वाले या प्रवसन वाले जो जीव होते हैं जो पहली बार किसी बंजर भूमि पर आते हैं उनको वो है कवक, लाइकेन, मोस। अच्छा, लाइकेन के बारे में कुछ फैक्ट ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी पीटी में आजकल जीव जंतुओं के साथ साथ इन जो लाइकेन, मोस वगैरह है ना, इनके बारे में पूछने लग गई है। तो लाइकेन के बारे में पृथ्वी के 6 से 8% क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। और भारत में एक लाइकेन पार्क का निर्माण किया गया है। कौन सा है, म्यूनस्यारी लाइकेन पार्क है। ये कहाँ पर है, कुमाऊं, उत्तराखंड में है। लाइकेन है वो सहजीवी है, किसके साथ, शैवाल के साथ सहजीवी है। तो ये इनके बारे में फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे बंजर भूमि पे दूसरा जीव आया, आने के बाद वो अपनी कॉलोनी बनाएगा, तो क्या करेगा, कॉलोनाइजेशन। जैसे अंग्रेजों ने आगरा का फोर्ट बनाया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉलोनाइजेशन में क्या होता है कि बीज, कोई भी जो दूसरा जो बीज आया था या जीव आया था उसका अंकुरण शुरू होता है। जैसे उसने अंकुरण कर लिया तो वहाँ पर जो और दूसरे पेड़ पौधे हैं ना, वहाँ पर उन बाकी पौधों के साथ उनका संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। जैसे वहाँ पर जो खाद वगैरह है उनको लेकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी ना। फिर प्रतिस्पर्धा शुरू होने के बाद यदि कोई जीत गया, जिसमें से जो जीत गया वो उन संसाधनों का उपभोग कर पाएगा, तो यानी वो पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करेगा। पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करने पर उसको संसाधन मिलना शुरू हो गए, तो फिर वो वहाँ पर स्थापन हो जाएगा। स्थापन यानी वहाँ पर सिविलाइजेशन, अपनी सिविलाइजेशन या स्टेबलाइजमेंट कर लेगा। इसको, ये कौन सा होता है, पर्यावरण में। और जैसे ही उसने अपनी सिविलाइजेशन कर लिया यानी पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर देगा। जैसे मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। इस पर्यावरण में परिवर्तन के क्रम में क्या होगा, कुछ प्रजातियों का स्थापित रहेंगी और कुछ नष्ट हो जाएंगी। देखो समझ में आया, तो दोबारा देख दो। 6 चरण है। पहला चरण न्यूट्रिशन, बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर कोई दूसरा जीव आया, जीव आने के बाद वहाँ पर उपनिवेशीकरण यानी जो कोई बीज है उसका अंकुरण होने लगा। उपनिवेशीकरण के बाद प्रतिस्पर्धा करेगा वो, यानी आस पास में जो भी अन्य पेड़ पौधे या अन्य प्रजातियाँ हैं उनके साथ उसका प्रतिस्पर्धा होगी संसाधनों को लेकर। उसके बाद वो पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करना शुरू करेगा। प्रतिक्रिया करने के बाद यदि वो स्थापित हो जाता है तो उसका स्थापन होता है। और इस क्रम में क्या होता है कि कुछ प्रजातियों नष्ट होगी और कुछ बचेंगी, है ना। स्थापन के क्रम में ये तो है ना कि जो जीत पाएगी प्रतिस्पर्धा के अंदर वो बची रहेगी और बाकी नष्ट हो जाएंगी। तो जो शुरू से लेके जो अंत तक बनी रहती है, यानी अपन कोई मूवी देखते हैं उसमें जो क्लाइमैक्स होता है, यानी अपन बोलते हैं ना क्लाइमैक्स बना रहना चाहिए, यानी शुरू से लेके अंत तक होना चाहिए। तो जो प्रजाति शुरू से लेके अंत तक बनी रहती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लेकिन जो एक बार नष्ट हो गई उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, दूसरी जगह फिर तीसरा आ गया, उसके नष्ट होने के बाद चौथा आ गया। तो यानी जो सीरियल में चल रहा है, जैसे जिस प्रकार मूवी चलती है, एक मूवी खत्म होने के बाद उसका सीरियल बनता है, दूसरी मूवी, फिर तीसरी मूवी, तो इस प्रकार एक के बाद दूसरी स्थापित होने वाली प्रक्रिया को सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या हुई, शुरू से लेके अंत तक जो सक्षम है। सीरियल कम्युनिटी एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती है। ये अपन ने पायनियर कम्युनिटी देख ली है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी देख ली, सीरियल कम्युनिटी देख ली है। अच्छा, अब कुछ टर्म देखते हैं, एलोजेनिक और ऑटोजेनिक। जो प्रतिस्थापन कर रहा था ना, अभी बात की प्रतिस्थापन की। प्रतिस्थापन करने का क्या क्या कारण हो सकता है, या तो जीव के खुद के द्वारा ही अपने आप में बदलाव कर लिया, इसके कारण वो प्रतिस्थापित हो गया, या बाहर के वातावरण की वजह से बाहर के वातावरण की वजह से उसमें बदलाव आ गया। दो ही कारण हो सकते हैं, यानी या तो खुद अपनी इच्छा से या बाहरी दबाव के कारण। जो अपनी खुद की इच्छा के कारण हुआ है उसको बोलते हैं एलोजेनिक। और जो अपनी खुद की इच्छा, यानी खुद की इच्छा थी, ऑटो था, है ना, खुद की इच्छा, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, यानी जीव के द्वारा आंतरिक पर्यावरण में संशोधन खुद के द्वारा। लेकिन जो बाहरी कारणों के कारण हो रहा है उसको एलोजेनिक बोलते हैं, यानी बाहरी कारणों के कारण विद्यमान समुदाय प्रतिस्थापित हो रहा है। एलोजेनिक और ऑटोजेनिक समझ में आया। एलोजेनिक यानी जो बाहरी कारणों के कारण प्रतिस्थापित हो रहा है, और ऑटोजेनिक, ऑटो यानी खुद के द्वारा ही, है ना, ऑटो है ना, ऑटोमेटिक चल रहा है, खुद के द्वारा ही प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कर रहा है, उसको ऑटोजेनिक बोलते हैं। अब बात करते हैं अनुकूलन की। देखो अनुकूलन क्या होता है।
जैसे अपन जो मानव था, मानव ने अपने अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लिया। पहले बंदरों की तरह 4 पैरों पर चलता था, फिर 2 पैरों पर चलने लग गया, फिर उसकी जो पूँछ होती थी उसको भी कोई उपयोग नहीं किया। तो ये प्रक्रिया जो हो रहा है ना, ये अनुकूलन बोलते हैं। ये पर्यावरण के अनुसार अपने आप में जीवन यापन करने के लिए बदलाव करना, तो इसको अनुकूलन बोलते हैं। यानी जीव की आनुवांशिक में परिवर्तन या उत्परिवर्तन। ये दृश्य और अदृश्य या तो अपने को दिखाई दे सकती है, दिखाई देने में तो जैसे अपनी पूँछ का हट गई, हो गया दृश्य। अदृश्य में जो अपन व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, पहले गुफाओं में रहते थे लेकिन अब अपन घर वगैरह बना के रहने लग गए, तो जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो अदृश्य है ना। अच्छा, अपन ये परिवर्तन क्यों करते हैं? ताकि एक बेहतर रूप से जीवन यापन कर सकें। तो किस 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 प्रकार का होता है ये? संरचनात्मक अनुकूलन होता है। यानी जो संरचना में अपनी जो बनावट थी ना उसमें परिवर्तन हो गया, उसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक अनुकूलन। जैसे पूँछ वगैरह हट गई या हाथों का विकास वगैरह हुआ, ये सब संरचनात्मक अनुकूलन में आते हैं। व्यवहारात्मक अनुकूलन में आदतों में परिवर्तन होता है। आदतों में जैसे अपन अपना रहन सहन का तरीका बदलने लग गया, बाकी खान पान में बदलने लग गया, वो होता है व्यवहार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये अदृश्य होता है। अच्छा, कुछ जो जीव होते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वो शीत ऋतु में अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं, यानी ताकि उनका जो ऊष्मा थी उसका ह्रास कम हो, निष्क्रिय कर लेंगे तो उनके अंदर जो ऊष्मा बची हुई थी, ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो जो अपनी ऊष्मा थी वो अपने अंदर ही स्टोर करके रखेंगे ताकि वो जीवित रह सके अधिक ठंड में भी, तो अपने आप को निष्क्रिय कर लेंगे। उन जीवों को क्या बोलते हैं जो निष्क्रिय कर लेते हैं ठंडी ऋतु में? होता है हाइबरनेशन। हाइबर है ना, हाई मतलब हाई टेम्परेचर, हाई मतलब हाई के अनुसार क्या दिखाई दे रहा है? हाई प्रेशर है ना, यानी जो अपना ठंड वाला क्षेत्र हो गया, ध्रुव वाला क्षेत्र हो गया, हाइबरनेशन। शीत ऋतु में निष्क्रिय, जैसे भालू वगैरह हुआ। और जो ग्रीष्म ऋतु में या शुष्क ऋतु है, जैसे रेगिस्तान वगैरह हुआ, वहाँ पर जो जीव निष्क्रिय हो जाते हैं ना, अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं, यानी उनकी जो ऊष्मा उनमें बची रह सके, उसको बोलते हैं ओस्टिवेशन। हाइबरनेशन जो शीत ऋतु में निष्क्रिय होते हैं, और ओस्टिवेशन जो ग्रीष्म ऋतु में अपने आप को निष्क्रिय कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल घोंघे वगैरह। छद्म आवरण क्या होता है? जैसे क्रिकेट को देखा है ना आपने, अपने आप में आसपास के वातावरण को देख के अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, वो होता है छद्म आवरण। अच्छा, 2 टर्म और होते हैं, यूरीथर्मल या स्टेनोथर्मल। 2 प्रकार के देख सकते हैं अपन कि यदि बहुत ज़्यादा तापमान में अंतर होता है, जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में तापमान हो जाता है 50 डिग्री और रात में टेम्परेचर हो जाता है 10 डिग्री। तो ये जो अत्यधिक तापमान प्रास है ना, तापमान में बहुत अत्यधिक बदलाव होना, उसमें जो जीवित रह पाते हैं उसको बोलते हैं यूरीथर्मल। और जो इस अत्यधिक तापमान प्रास में जीवित नहीं रह पाते उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल, यानी अधिक तापमान प्रास में जीवित नहीं रह पाते। अच्छा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यूरीथर्मल यानी जो अपना ये जो यूरिन है वो बाहर निकाल देते हैं, यूरिन बाहर निकाल के अपनी शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं, हो गए यूरीथर्मल। और दूसरा यानी स्टोनो, यानी स्टोर कर रखा है अपना यूरिन को, वो मर जाते हैं, अपनी तापमान प्रास को नहीं निकाल पा रहे, इस कारण अत्यधिक तापमान प्रास में जीवित नहीं रह पाते। तो यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। अच्छा, जीव अपन छोटा सा एक जीव, फिर जीव के बाद अपनी जनसंख्या होती है, फिर अपना देश आता है। उस प्रकार जो पारिस्थितिकी तंत्र में उसका विभाजन करते हैं, किस प्रकार करते हैं? देखो, पहले हो गया एक जीव हो गया, कोई भी एक एकल जीव हो गया। इसके बाद 2-3 जीव मिलके क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे जनसंख्या। कुछ यानी 2-3 जीव हैं वहाँ पर, एक जीव का 2-3 जीवों का समुदाय क्या हो जाएगा? समूह जनसंख्या हो गया। फिर ये इन जनसंख्याओं का पूरा एक जो बड़ा एक क्षेत्र में पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? समुदाय बोलेंगे। समुदाय से बड़ा क्या होता है? पारितंत्र। यानी ये आपस में पारितंत्र में क्या होता है? एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित घटक जो अंतःक्रिया करते हैं आपस में, वो होता है पारितंत्र। पारितंत्र कहाँ पाया जाएगा? एक भू परिदृश्य पर, यानी कोई भी एक भू परिदृश्य है उस पर अलग अलग प्रकार का पारितंत्र हो सकता है ना, जैसे जल का पारितंत्र हो गया, स्थल का पारितंत्र हो गया, या कोई इकोटोन का पारितंत्र हो गया। लेकिन एक भूदृश्य पर तो होगा ना ये। इसके बाद बायोम होता है। बायोम में क्या होता है? एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, वो एक प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र पाया जाता है। उसमें जो 10 डिग्री से 30 डिग्री का जो क्षेत्र हो गया अपना, उसमें एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें अलग अलग भूदृश्य हो सकते हैं, यानी इस पर पठार वाला भूदृश्य हो सकता है, मैदान वाला हो सकता है, या जल वाला हो सकता है ना, अलग अलग हो सकते हैं। और इन भूदृश्यों के अंदर
अलग अलग पारितंत्र हो सकता है। जैसे मान लो मैदान वाला था, यहाँ पर जल का पारितंत्र हो गया, और वन का पारितंत्र हो गया, और सिंपल मैदान का पारितंत्र हो गया। अलग अलग पारितंत्र हो सकते हैं। इस पारितंत्र के अंदर कोई भी मान लो जल का पारितंत्र है, उसके अंदर अलग अलग जीवों का समुदाय हो सकता है। और इन समुदाय के अंदर जो जीव होंगे, एक कोई भी एक समुदाय लेते हैं, जैसे मछली ले लिया, उसके अंदर उन जीवों का कुल कुछ जीवों को क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। और उन जनसंख्या से जब नीचे जाएंगे तो केवल एकल जीव बचेगा। तो ये उल्टा क्रम चलता है। भूत दृश्य के बाद में बायोम आया। बायोम से बड़ा क्या होता है, जैवमंडल। जैवमंडल कौन सा होता है, जहाँ पर तीनों मंडल आपस में मिलते हैं और वहाँ पर जीवन का विकास होता है, तो जीवमंडल। तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। ऐसा समझे, जीव, जीव के बाद आती है जनसंख्या, जनसंख्या से बनता है समुदाय, समुदाय कहाँ पर निवास करता है, किसी भी एक पारितंत्र में, यानी जहाँ पर वो अपन ना अंतःक्रिया करता है। उसके बाद भूदृश्य होता है। भूदृश्य कहाँ पर पाया जाता है, बायोम में, क्योंकि बायोम में अलग अलग प्रकार के भूदृश्य पाए जा सकते हैं, पठार हुआ, मैदान हुआ। और बायोम कहाँ पर, पूरा जीवमंडल में, जहाँ पर तीनों प्रकार के मंडलों का विकास होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन बायोम के बारे में। बता दिया ना, बायोम क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की, जहाँ पर जलवायु पाई जाती है, यानी विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो वहाँ पर जो जीव जंतु होंगे वो भी अलग प्रकार के पाए जाएंगे। यानी निश्चित जलवायु क्षेत्र में वनस्पतियों और जीव जंतुओं का विकास उसी प्रकार की जलवायु में होगा, तो वो होता है बायोम। आगे बायोम को नेक्स्ट टॉपिक में अपन अच्छे से डीपली क्लियर करेंगे। जैसे जितने प्रकार के जो बायोम है वो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वहाँ से हर साल 1% पूछता है। जैव संकेतक क्या होते हैं, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, जो जैसे पर्यावरण में कुछ बदलाव हो गया, या तो वो नष्ट होना शुरू कर देंगे, या उनमें जनसंख्या में वृद्धि होने लग जाएगी। यानी वो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं, इस कारण वो अपने को संकेत देते हैं। तो जैसे शैवाल वृद्धि, जो सुपोषण वाली स्थिति हो जाती है, जो जल वाला जो क्षेत्र होता है, उसमें यदि नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि हो जाए तो शैवाल की वृद्धि होने लगती है। तो शैवाल हुआ। और जो मेंढक हुआ, यानी मेंढक कहाँ पर रहता है, मीठे पानी। तो यदि कहीं पर मेंढक पाया जाएगा तो अपन क्या मानेंगे कि ये मीठा पानी है। तो जैव संकेतक समझ आया, पर्यावरण के परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे एग्जाम्पल शैवाल और मेंढक। फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है, देखो, अन्य प्रजातियों के निर्माण और अस्तित्व को आधार तैयार करते हैं। जैसे कोरल, जो प्रवाल भित्तियाँ होती है ना, वो समुद्र की अत्यधिक मात्रा में, जो जितने समुद्र में जो जैव विविधता पाई जाती है उसकी सबसे ज़्यादा जैव विविधता प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। यानी प्रवाल भित्तियाँ उनको घर प्रदान करती हैं, भोजन प्रदान करती हैं। तो ये एक आधार वाला हो गई प्रजाति कि इस जहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाएगी वहाँ पर अन्य जैव विविधता भी पाई जाएगी। तो ये आधार हो गया ना प्रवाल भित्ति। तो जो भी जिनके निर्माण और अस्तित्व का आधार तैयार करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं वो बोलते हैं उनको फाउंडेशन प्रजाति। कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती है, यानी कीस्टोन वो हो गई कि की है, यहाँ इस पारितंत्र की कुंजी है। की यानी कुंजी तो होता है ना, तो मतलब ये पारितंत्र है, इसकी कुंजी है। ये कोई भी जो जीव हो गया, इसके बिना इस पारितंत्र का विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। अन्य जो जीव जंतु है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पारितंत्र की कुंजी है, यानी मुख्य है, मैन है। तो पारितंत्र में शामिल या नष्ट होने पर कोई भी जो प्रजाति है जो पारितंत्र में शामिल हो गई, जैसे अपन एक क्षेत्र मान लेते हैं, ये किसी गडरे का क्षेत्र है, यहाँ पर भेड़ ही भेड़ है। तो यहाँ पर एक मान लो भेड़िया आ गया, तो भेड़िया इन बाकी भेड़ों को प्रभावित करेगा ना। तो इसका प्रवेश से, मतलब एक भेड़िए के प्रवेश से बाकी भेड़ों में कमी आ जाएगी। यदि ये भेड़िया यहाँ से हट गया तो भेड़ों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो इसके कारण ये कीस्टोन प्रजाति हो गया इस क्षेत्र की। तो समझ में आ गया कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, यानी यदि वो किसी पारितंत्र में शामिल हो रही है या नष्ट हो रही है तो पूरे पारितंत्र में उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्री उदबिलाव, तो समुद्री उदबिलाव की जनसंख्या में जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से वो जिन जीवों को खाता था, यानी समुद्री आर्चियन को खाता था, तो उनकी संख्या में वृद्धि होने लगती है और उनकी वजह से समुद्री शैवाल में भी वृद्धि होने लगती है। ये हो गया फाउंडेशन प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति। अब जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में देखते हैं। देखो, वैसे अपन इनको जैव भू रासायनिक चक्रों को समझने लगेंगे तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन पीटी के अकॉर्डिंग अपने को सीमित मात्रा में समझना है जितना इंपॉर्टेंट है वो। देखो, जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार से हो सकता है, या तो अवसादी हो सकता है या गैसीय। यानी जो अपना जो जल होता है ना,
जल से क्या बनेगी, जलवाष्प बनेगी। जलवाष्प का संघनन होगा, संघनन से वर्षण होगा, वर्षण के पश्चात वो वापस जल बन के धरती पे आ जाएगा, फिर वापस उसका जलवाष्प बनेगा। तो ये जो चक्कर होता है ना, उसको ही बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्कर। तो अवसादी चक्रों में कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस चक्कर और सल्फर चक्कर अवसादी चक्र होते हैं। पीटी पीवाईक्यू का प्रश्न है कि जो फास्फोरस चक्कर होता है वो अवसादी है या नहीं, है ना, इसके बारे में ऐसा पूछा गया था। गैसीय कौन सा होता है, गैस में जो कार्बन हो गया, कार्बन का निर्माण से लेके उसका अंत और फिर वापस निर्माण, ये होता है कार्बन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर, जल चक्कर और ऑक्सीजन चक्कर, ये होते हैं गैसीय चक्कर। तो आज अपन ने क्या क्या कंप्लीट किया, अपन ने पारिस्थितिक उत्पादकता की बात की, जिसमें प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है, द्वितीय उत्पादकता क्या होती है, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग करती है उनको कौन सी उत्पादकता में गिनते हैं, उत्पादकता का घटता क्रम क्या है, उष्णकटिबंध से वर्षा वनों की तरफ, और उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, यानी खुले महासागरों में होता है, उसके बाद वर्षा वनों में होता है, फिर शीतोष्ण वनों में होता है। उसके बाद अपनी पारिस्थितिक अनुक्रमणता देखी, उसमें पायनियर कम्युनिटी क्या होती है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, सीरियल कम्युनिटी क्या होती है, और जो पारिस्थितिक अनुक्रमणता के 6 चरण हैं वो कौन से हैं, यानी जो बंजर भूमि से फिर आक्रमण करेगा, आक्रमण के पश्चात उपनिवेश करेगा, उपनिवेश के पश्चात प्रतिक्रिया करेगा, और उसके बाद वहाँ पर स्थापित हो जाएगा, यानी सिविलाइजेशन हो जाएगा, अपनी कॉलोनी स्थापित कर लेगा। क्लाइमेक्स कम्युनिटी और सीरियल कम्युनिटी क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो कि जो शुरुआत से लेकर अंत तक बनी रहती है, सीरियल जो एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती हैं। एलोजेनिक क्या होता है, ऑटोजेनिक क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ में प्रतिस्थापन हो रहा है तो दो कारणों से हो गया, तो खुद के द्वारा या बाहरी कारणों के कारण। जो बाहरी कारणों कारण होता है यानी वो उसको बोलते हैं एलोजेनिक, और जो खुद के कारणों कारण यानी स्वयं में परिवर्तन के कारण करता है उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन होता है कि जो अपने जीवन यापन करने के लिए, पर्यावरण में अपना जीवन यापन बेहतर रूप से करने के लिए अपने आप में खुद में परिवर्तन कर लेते हैं। तो किस प्रकार का हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है या अदृश्य भी हो सकता है। तो संरचनात्मक अनुकूलन क्या होता है, जो यानी अपनी बनावट में संरचना में परिवर्तन कर लिया। व्यवहारात्मक यानी अपनी आदतों में परिवर्तन कर लिया। हाइबरनेशन, ओस्टिवेशन और छद्मावरण क्या होता है, ये मैंने बता दिया। यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल के बारे में बात की थी। यूरिथर्मल अत्यधिक उपरास में भी जीवित रह सकता है, जैसे मनुष्य। और जो इकोलॉजी पर्यावरण के जो 7 तंत्र होते हैं, जैसे अपने क्षेत्र के रूप में देखते हैं तो जैसे अपना हो गया गांव, हो गया गांव से बड़ा फिर अपनी तहसील हो गई, तहसील से शहर हो गया, शहर से अपनी राज्य हो गया, राज्य से अपना देश हो गया। तो ये अपनी क्षेत्र के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार जो पारिस्थितिकी के रूप में देखते हैं वो क्या होता है, जीव, जीव से 2-3 जीव मिलकर आपस में जनसंख्या का निर्माण करती है, और वो समुदाय का निर्माण करती है। समुदाय कहाँ पर निवास करते हैं, पारितंत्र में, पारितंत्र भूदृश्य में, और भूदृश्य से बड़ा होता है बायोम, बायोम से बड़ा होता है जैव मंडल। बायोम क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाएगी तो वहाँ पर वनस्पति भी विशिष्ट प्रकार की होगी, और जीव जंतु भी वहाँ पर अलग प्रकार के पाए जाएंगे। जैव संकेतक क्या होता है, फाउंडेशन प्रजातियाँ क्या होती हैं, और कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। जैव भू रासायनिक में अवसादी चक्र कौन से होता है, गैसीय चक्र कौन से होते हैं, जो पीटी के लिए सीधा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे जैव संचय, जैव आवर्धन के बारे में बात करेंगे, और जो सिद्धांत है 10% ऊर्जा का सिद्धांत, जो ठंडी जगहों पर जीवों के अंग बड़े छोटे होते हैं वो सिद्धांत है, और सुपोषण के बारे में बात करेंगे। सुपोषण पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू में देखा जाए तो इसका पूछा जाता रहता है, और ये करंट का भी टॉपिक बना रहता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।